मोहब्बतें के सेट पे तो हम लोग एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। हम लोग को हमारे जैसे सीन थे, वो मिस्टर बच्चन को देख के और खान साहब को देख के बस ऐसे ही हुआ करते थे कि वो क्या बोल रहा है, ऐसे सुन रहे हैं हम लोग। तो हमारे एक्सप्रेशंस देखोगे, टॉप के एक्टर्स से भी बेहतर एक्सप्रेशंस थे हमारे, क्योंकि एकदम नेचुरल रिएक्शन थे हमारे। मैं मुन्ना भाई और अग्निपंख सेम टाइम पे शूट कर रहा था। मैं पुणे के एयर बेस पे दिन के टाइम में शूट करता था और वहाँ से ड्राइव करके मैं पहुँचता था फिल्म सिटी, इनके सेट पे मुन्ना भाई MBBS, और पूरी रात वहाँ पे सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, वो सारे गाने वो कह रहे सीख ले, ये कर ले, वो कर ले। एक्शन। सर हंस रहे हैं। उस सर वही बात याद करके हंस रहे हो क्या? अच्छा स्टाइल आ गया थोड़ा, कैमरा ऑन होते ही। कैमरा ऑन होते ही स्टाइल में आते सर। अचानक से मेरी लुक इधर गई, मैंने कहा अरे सर कह रहे मेरे अलावा कौन स्टाइलिश इंसान बैठा है? मेरे तो पावर्ड है यार। अच्छा पावर वाले। मेरे तो पावर वाले। अच्छा सर ये सिर्फ स्टाइल के लिए है। यार आप लोग का तो बनता है सर ये जो हमारे बीच में पीयूष भाई हैं, ये 24 घंटे में से 25 घंटे स्टाइल में रहते हैं। इनका ये है। हाँ, अच्छी बात। सर दो चीजों के आगे इंसान बदल जाते हैं, ये कैमरा के आगे और लड़कियों के आगे। पर सर ये यूनिवर्सल है, सबके साथ है वैसे ऑलमोस्ट, हम मुझे ही लगता है। सर आपको क्या लगता है क्या कि मतलब जैसे आप इतने सालों से ऑब्जर्व करते हैं, आप तो इतने लोगों से मिले हो, कैमरा और लड़की के आगे इंसान पर्सनैलिटी बदलता है? मैंने तो बहुत लोग बदलते देखे हैं। आप खुद बदले हो कभी? शायद जब यंग होते थे तो, पर नहीं यार, मैं नहीं बदला हूँ। आप सेम ही रहते हो शायद इसीलिए कोई ज़्यादा टिकती नहीं थी। सर वैसे लड़कियों को ऑपोजिट ही पसंद होता है कि मतलब जितना बंदा नेचुरल रहे उतना ज़्यादा पसंद आता है, ऐसा है? कभी सोचा नहीं इसके एक दिन बारे हमने इसे बता दिया कि जितना ज़्यादा नेचुरल रहेगा उतना ज़्यादा तू अच्छा लगेगा लड़कियों को, तो ये इतना ज़्यादा नेचुरल हो गया कि फिर भी भाग गई लड़की की, मतलब इतना ही मतलब फिर वो ज्यादा खुल गया। जैसा मैं इनके साथ में वैसा हो गया, पूरा ही खुल गया। फिर वो कहती कि भाई ओके बाय बाय टाटा सी यू। तो ज़्यादा भी नहीं खुलना चाहिए मतलब? नहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब। खुलना ही नहीं चाहिए। रिजर्व से रहो। सर आपकी पर्सनैलिटी वैसे लगती है रिजर्व्ड, आप बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हो या सिर्फ आपका मैं हूँ यार रिजर्व टाइप का। क्लोज ग्रुप में भी नहीं आप? क्लोज ग्रुप वाले लोगों के साथ भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ ऐसा कर दिया जो किसी और को ना पता हो, वैसा वाला। आपके साथ अगर मैं 4 बातें कर रहा हूँ और मेरा क्लोज ग्रुप होगा, उनके साथ शायद 8 बातें कर लूँगा। अच्छा तो सर ये इतना सफर। आपके ये जो शांत स्वभाव है, या आप में विद टाइम आया इतना काम करके With time, लोगों with से time। मिलकर विद टाइम डेवलप हुआ अंदर खुद से? विद टाइम शांत तो पहले भी था, पर महाशांति जो होती है वो थोड़ी अब आ गई। जब ये रियलाइज कर लिया है कि ज़्यादा बोल को फ़ायदा होता नहीं है। आप समझ रहे हो? सर वैसे ये बहुत बड़ी लर्निंग भी है ना? टाइम विद टाइम इंसान रियलाइज कर लेता है कि अपना काम से काम रखो, उतने में ही ठीक रहता है इंसान। एनर्जी जो है वो सही चीज़ों के लिए बचा के रखो ना। सर ऐसा है कि अगर कहीं काम पे जा रहे हैं, मतलब जैसे आपकी मूवी का प्रमोशन ही चल रहा, सही चलो, तो वहाँ पर ये शांत स्वभाव रखना ज़रूरी है, या फिर आप अगर सेट पे हो, शूटिंग चल रही है, वहाँ पर वो शांत स्वभाव रखना ज़रूरी है? शूटिंग पे क्या होता है कि जो किरदार आप निभा रहे हो उसके हिसाब से अब डायरेक्टर बोलेगा कि हाँ आपको इस सीन में मैं चाहता हूँ कि आपने चिल्लाना है और आपने वो करना है, तो आपको करना पड़ता है। बिकॉज आप वो एक किरदार है, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद चाहते हो कि जितना बेटर आप कर सको, और एक डायरेक्टर आपको सही गाइड करता है, सही बताता है कि इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो, तो अलग अलग चीज़ें करके थोड़ा मज़ा आता है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी ने आपको साइन किया है, आपने किसी को कमिटमेंट दी है, और आप खुद चाहते हो कि वो काम जितना बेहतर हो सके उतना हो। आनंद राय ने मुझसे मैं कंफर्ट जोन से निकाला था तन्नू वेड्स मन्नू पार्ट 1 में। तो एक सीन था जिसमें हम लोगों ने पहले कुछ रिहर्सल्स की, सारा कुछ हुआ। अचानक से मेरे पास आए, बोले एक बार ना मैं चाहता हूँ ये सीन चिल्ला के कर दो आप। तो पहले मैं थोड़ा सा चौंका, मैंने कहा ये कैसा लगेगा ये सीन चिल्ला के करता हुआ। उन्होंने बोला नहीं मैं उसको डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग कर दूंगा। तो उसको दूर खड़ा कर दिया। वो दूर पीछे से ट्रेन जा रही है और वहाँ एक मदारी जो है वो डांस करवा रहा है बंदर से। वो शायद क्लिप उन्होंने कटवा दी थी एनिमल राइट्स की वजह से, या जो फिर वहाँ से आता है वो बोलता है तुम
ये कर लो या वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो वाला जो सीन था। तो आपको सडनली कोई एक इंसान आउट ऑफ कंफर्ट जोन से निकालता है, वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट निकल के आती है। सर एज एन एक्टर आप ये भी देखते हो, जैसे अभी आपका जो शो आ रहा है वो OTT पे आ रहा है, आपने वेब सीरीज़ भी करी है और थिएट्रिकल रिलीजेस तो आपने करी बहुत सारी हैं, तो एज एन एक्टर आप प्रोजेक्ट पे पहले देखते हो कहाँ रिलीज़ हो रहा है, कैसा कंटेंट है, या आपको बस वही रहता है कि यार मेरा OTT एक character- बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है एक्टर्स के लिए। बहुत लेयरिंग के साथ जो है कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, बहुत प्यार से बनाई जा रही हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि OTT में जो है वो बहुत सस्ते में काम चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो रणनीति है ऑलमोस्ट 100 करोड़ की का शो है, वो इतना बड़ा है वो। तो OTT में ऐसे बहुत सारे और शोज़ बन रहे हैं जिनके बजट्स काफ़ी हाई हैं, बिकॉज हाई होने हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब स्टैंडर्ड काम वहाँ पे चल रहा है या कुछ है, और कुछ चीज़ें कम पैसों में भी बनती होंगी जिनकी स्टोरी की डिमांड वैसी होती होगी या जो भी होगा। बट मेरा पहला प्यार जो है वो हमेशा वो बिग स्क्रीन ही रहेगा। वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, और ये सब हम लोग अपनी एक अंदर की बड़ास को, अब जैसे हम रणनीति की बात करें तो इसमें मेरा जो किरदार है, इतनी लेयरिंग आई डोंट थिंक किसी फिल्म में आपको मिल सकती है कि एक इंसान की बैक स्टोरी है कि पहले वो फील्ड में था, कोई मिशन गड़बड़ हुई, उसकी वजह से उसको डिमोट करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसको स्क्रिप्ट रिव्यूइंग वाले सेक्शन में डाल दिया गया, जहाँ पर वो स्क्रिप्टें पढ़ के बताते हैं, रिव्यू करते हैं उनको। मूवीज़ जो बन के आती हैं डिफेंस वाली, उनको देख के रिव्यू करते हैं। मतलब वो डेस्क जॉब पे एक तरीके से डाल दिया गया। और वो इंसान जो है वो आज तक वो पास्ट उसका जो है उससे वो डील नहीं कर पा रहा है, और रातों को सोता नहीं है, और एक आम सा आदमी है जो एक यंग 10 साल पहले या समथिंग एक कमाल का एजेंट फील्ड में था, और उसे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। वो जाके बोलता भी है, बट उसको कोई बिलीव नहीं करता क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं होता है। आप समझ रहे हो? और उस मिशन में जो इतने साल पहले उसके साथ हुई थी, उसकी स्मेल और टेस्ट चला गया, उसका सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट चला गया। तो आज वो खिचड़ी खाता है, सिर्फ खिचड़ी। सूंघ नहीं सकता, तो अपने उसके अंदर हैंकरचीफ में कपूर लेके, उसको किसी ने बोला है उसको ऐसे ऐसे करके सूंघते रहो तो शायद स्मेल वापस आ जाएगी। इतनी लेयरिंग, इससे और पता नहीं कितनी और चीज़ें हैं। वो अंदर बिल्डिंग के उसको पहली बार ऐसा मौका मिलता है जब उनको पता लगता है ये हो गया, उसे बुलाया जाता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यही एक आदमी है जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और गट फील इसकी करेक्ट है, तो इसको लीड करने दो। अब उसके पास ये एक मौका है टू रिडीम हिमसेल्फ। क्या वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट सर ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, मतलब एक्चुअली नहीं, इवेंट्स जो हुए थे आपके सामने थे। कुछ जैसे आपका कैरेक्टर है, क्या ये भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, या फिर ये थोड़ा सा एक बंदा नहीं होगा, इट कुड बी एन अमेलगमेशन ऑफ 3-4 पीपल। बट डिड यू इंटरैक्ट विद देम जिन नहीं, ये तो ये प्रोटोकॉल्स में कभी भी आप को अलाउड नहीं होता है। चाहे वो कोई भी आप, अनटिल अनलेस कोई रिटायर हो गया और उसके ऊपर बायोपिक बन रही है। सर एज एन एक्टर भी जो इंफॉर्मेशन या इवेंट्स दिखाए जाते हैं किसी भी मूवी में, वो आप खुद एज एन एक्टर वेरीफाई करते हो कि यार क्योंकि मैं स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ तो मेरे थ्रू कुछ गलत ना जाए, क्योंकि इंडिया में लोग सीधा एक्टर पे ही ब्लेम कर देते हैं बहुत चीज़ों के लिए, वो उन्हें हर फर्क चीज़ नहीं के लिए। पड़ता कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है, किसने बनाया, किसने रिसर्च करी, कुछ नहीं, फलाने एक्टर ने एक्ट करा तो उसी की गलती है। उसका है। तो आप वेरीफाई करते हो, मतलब आपका कुछ पार्ट रहता है स्क्रिप्ट पार्ट में कि मेरे पास एक कैरेक्टर आया है तो ये सही दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, ऐसा कुछ आप बहुत ज़रूरी होता है करना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जब हमारे पास इसकी स्क्रिप्ट आई थी रणनीति की, तो जितना आपको पता होगा शायद उतना ही मुझे पता था, क्योंकि जो मैंने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा वही आपने भी देखा होगा, कि उतना सही पता था मुझे। ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ और फिर ये हुआ और फिर किसी एक चीज़ की क्लिपिंग लूप में चल रही है, ये है वो। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैं हिल गया।
आप कैरेक्टर्स को फिक्टिशियस नाम दे सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि वो लोग जिन्होंने बिहाइंड द सीन ये इस ऑपरेशन को लीड किया या जो भी किया, उनके चेहरे कभी सामने नहीं आते, वो क्राउड में वो हो जाते हैं। वो एक ऐसा आम इंसान होता है जो है इतना बड़ा एजेंट, बट जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर जाता है, उसके बाहर एक टैक्सी वाला भी उससे बहस कर रहा होता है। अब उस टैक्सी वाले को नहीं पता है ना कि ये रॉ का एजेंट है, वो टैक्सी वाला भी उससे किसी बात पे बहस कर रहा है। तो इस डिटेलिंग में जब हम जाते हैं कि चीज़ों को, चलो कैरेक्टर्स को भी इस तरीके से बनाएं ताकि आप उससे जुड़ें, तभी आप देखेंगे वो सारे डिटेल्स जो हुए थे। तो मैं शॉक हो गया था जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, जब मैंने देखा कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हुआ। सर सबसे शॉकिंग चीज़ क्या थी जो आप चाहते हो ऑडियंस को पता चले ताकि वो नहीं, अब तो आज रात को सब आ जाना है। मैं चाहता हूँ कि खुद देखें, एक्सपीरियंस करें, बिकॉज उसके साथ एक ड्रामा और एक इमोशन भी जुड़ा होता है जो आपको स्क्रीन पे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि मेरे उससे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको किसी फिल्म में और किसी सीरीज़ में नहीं दिखाई गई हैं, जो इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में बनी है। नॉर्मली क्या होता है, एक हीरो सब कुछ जला रहा है, सब कुछ उड़ा रहा है, सब कुछ, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। एक टीम होती है, एक मतलब पूरा एक तरीका होता है चीज़ों को करने का जो बहुत बड़ा है इन सब चीज़ों से। और वो सिस्टम को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से। आपको ऐसा लगता है कि हम इतने पिछड़े हुए हैं कि एक ही आदमी को दिखाते रहते हैं, वही जला रहा है पूरी दुनिया, वही सब कुछ कर रहा है। ऐसे दुनिया में नहीं होता है। एक पूरी टीम होती है और वो किस तरीके से काम करती है, उससे आपको एक सेंस ऑफ प्राइड आएगी कि हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ खड़े हैं आज की डेट में। हमने जितनी बड़ी वॉर होने वाली थी उसको किस तरीके से बचाया, ये सब चीज़ें लोग नहीं जानते। उनको तो ऐसा लगता है ये हुआ और वो हुआ और ख़त्म हुई कहानी। सही बात है सर, और बहुत सर चीज़ें तो आती इसमें हैं। अगर मैं पूछूं, जैसे ड्रामेटाइज बहुत होता है, तो इसमें कितना रियल और कितना ज़्यादा ड्रामेटाइज इसको बहुत रियलिस्टिक रखा गया है, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे रियलिस्टिक देख के भी। अच्छा, ये गारंटी है मेरी। बहुत बहुत बढ़िया लगे इमोशन। आपका पर्सनल फेवरेट है क्या ये काम, या कोई और प्रोजेक्ट था जो आपका पर्सनल फेवरेट अगर मैं पूछूं इतने साल के करियर में? नहीं, फेवरेट्स तो बहुत रहे हैं, अलग अलग एक कोई नाम तो फिल्में आता रही होगा हैं सर। सर। यहाँ एक ऐसी फिल्म थी, सुजीत सरकार की पहली फिल्म थी, वो बड़ी बहुत अच्छी कहानी। मुझे आज तक वो फिल्म अगर आप देख लीजिए तो डेटेड नहीं लगती है, आउटडेटेड नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि आप फ्रेश कोई चीज़ देख रहे हैं। उसमें बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने उसको बनाने के लिए। आज भी लोग कहते हैं कि वो बिफोर टाइम की टाइप की एक फिल्म थी। सर हम तो आपके फैन, मुन्ना भाई MBBS के टाइम से वो देखकर आपका काम और सर हम मोहब्बतें आपकी बहुत बात करते हैं, मेरे यार की शादी है। आप उसमें बैठ के बहुत मटरेस्ती करते हैं, आपका वो कैरेक्टर देखकर, और मुन्ना भाई वाला भी सर खास। उस टाइम की कोई बात बताओ ना, कोई बढ़िया सेट पे कुछ हुआ हो मेरे मतलब यार। आज के टाइम और उस टाइम को कंपेयर करा जाए मूवी मेकिंग में, और आप उस टाइम, आज तो आप एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो, उस टाइम आप एक बिगिनर थे और जैसे और लोगों के साथ, यंग टीम के साथ काम कर रहे थे, आज आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? वो टाइम थोड़ा अलग था। टाइम सर वो ज़्यादा फन था, ज़्यादा फन था मुझे तो। अभी थोड़ा नियम कानून ज़्यादा हो कि गया है। आज के जो यंगस्टर्स हैं, इतना प्रेशर है उनके ऊपर, ऐसा दिखना है, ऐसा लगना है, आज वीडियो भी डालना है, आज ये भी डालना है, PR आज टीम पोस्ट भी ये कह डालनी रही है, है। आज ये बोल रहे हैं, PR टीम बोल रही है ऐसा करो, आज केक खा लो, आज जलेबी खा लो। मतलब क्या, मतलब कुछ भी बेचारों का कितना प्रेशर, मतलब वो दे कांट लीड दे। हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे यार, शॉर्ट्स पहन के गाड़ी में बैठे निकल गए, किधर भी जाना है, कुछ भी करना है। मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा वो कैमरे वाले नहीं हुआ करते थे, तो ओनली इफ समबडी वाज कैरिंग अ कैमरा वुड आस्क फॉर अ पिक्चर एंड इट डिडंट मैटर इवन इफ वी वर इन डेनिम्स एंड गंजी में घूम रहे हैं, हम कहीं कार में जा रहे हैं, कोई मिल गया, हम लोग फ़ोटो खिंचा लेते थे। अभी सबके फ़िल्टर लगे होते हैं, अच्छा खासा आदमी जो है वो चाइनीज़ लगने लगता है। सर आजकल तो बिना मिले भी लोग वीडियोस ही बना लेते हैं ऐसे करके। हाँ, तो ऐसे करके मना रहे होते हैं सबके सब। अब आपको अजीब लगता है ये?
मुझे घंटा आप किसी को बोलते हो कि यार तुम आके फोटो ही खिंचा लो यार दूर से? नहीं, मैं तो देख बोल के। देता हूँ ना, वो पहले आदमी बैठा हुआ वहाँ पे वीडियो बना रहा होता है, जैसे ये मैडम बना रही हैं, तो वो बना रहा होता है और उसके बाद फिर आके बोलता है सर एक फ़ोटो ले लूँ। क्या सर वीडियो ही बना ली है तूने, तो भी फ़ोटो क्यों मांग रहा है तू? ये भी सही है। सर आपके पास भी है अभी कोई पीआर टीम? आप ध्यान देते हो अपने सोशल मीडिया, खुद हैंडल करते हो? क्या सीन रहता है अब आपको? मेरे पास कोई होता तो मैं यहाँ बैठा होता। आप लोग को बुलाता अपने पास। क्या सर नहीं, फिर भी मतलब ऐसा तो है ना, आजकल के ज़माने में अगर कंपेयर करें, हम जैसे बात करते हैं पहले की मूवीज़ और अब जो एक्टर्स, पहले आजकल क्या हो रहा है कि एक्टर्स को पीआर करते वक्त भी अपनी एक इमेज मेंटेन करनी है। उनकी एक पीआर टीम है जो उनको एज अ मतलब प्रमोशंस के टाइम पे भी एक कैरेक्टर की तरह दिखाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। चलो, आप मेरे को बड़ी खुशी हो रही है सुन के, कम से कम आप लोग ये बात रियलाइज़ तो करते हो। सर हम तो बहुत रियलाइज़ करते हैं। सर वो पता चल जाता क्या है है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है यंगस्टर्स के लिए कि बेचारों को इतना प्रेशर काम का होना चाहिए आपके ऊपर। कौन सा रोल कर रहे हो उसका प्रेशर आपके ऊपर होना चाहिए। आप क्या किरदार निभा रहे हो उसके ऊपर आपको प्रेशर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का प्रेशर कि सुबह जलेबी खाओ, शाम को ये करो, इस दुकान में देखो, उस दुकान में, रियली सैड। सर आपके टीम आपको कोई सलाह देता है कि यार आप थोड़ा करो, थोड़ा सोशल मीडिया एक्टिव करो, आजकल इसी का नहीं, टाइम है? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहता हूँ, बट मैं पीछे रह जाता हूँ। मेरे को अचानक से कोई सिखाता है कि ये देखिए आप इस तरीके से ये करके ये करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये लोड हो जाएगा, ये है वो है। जितने टाइम में मैं अपना लोड करने नेक्स्ट टाइम जाता हूँ तब तक वो नया अपडेट आ गया होता है, तब वो और वो आदमी कहीं और चला गया होता है। तो आपको लगता है कि हमें रेलेवेंट नहीं हो पाया है तो यार? रेलेवेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब जो मैं क्लोजेस्ट आया हूँ किसी चीज़ को समझने में, वो थोड़ा बहुत अब मुझे इंस्टाग्राम समझ में थोड़ा सा आ रहा है कि अच्छा ये ऐसे होता है, यहाँ पे क्लियर कट कमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आप जाके ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपको सर वैसे कैसा कंटेंट आता है आपके आगे, क्या देखते हो आप इंस्टाग्राम पे ही अगर मैं पूछूं? मैं जूते यार। अच्छा। जूतों की अपडेट मैं वो करता हूँ, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप जिस चीज़ की भी बात कर रहे हो, मैं अपने भतीजे के साथ बैठा हुआ था घर पे एक दिन, तो वो किसी एक चीज़ की बात कर रहा था, किसी एक पर्टिकुलर घड़ी की या समथिंग, और 1 घंटे के बाद उसकी फीड पे सिर्फ घड़ियाँ ही घड़ियाँ थी और सिर्फ बात कर रहा था, वो मेरे साथ बैठा हुआ बात कर रहा था। ये सर सुन रहा होता है फोन, क्या बातें चल रही हैं आपकी। माइक्रोफोन या प्रॉपर्टी की बात करोगे आप, प्रॉपर्टी का मैसेज आ जाएगा आपको कि ये है अवेलेबल, ये ले लो। करेक्ट। सर आप कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करते हो, प्रॉपर्टी वगैरह में? आप पैसे भेजो, मैं आपको बताऊँ। वैसे आप पर्सनली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो क्या? कहाँ करते हो इन्वेस्ट? जब आएंगे तब बहुत चीज़ों में करेंगे यार। सर कह रहे हैं आजकल बहुत छापेमारी चल रही है, इलेक्शन का टाइम है, सब बातें मत करो। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में छापेमारी वाला अभी चक्कर रह नहीं गया है। हमारा तो क्लीन होता है सारा कुछ। अब वाइट में हो गया सब। टैक्सेस, एवरीथिंग सिंस 1989 आई थिंक 89-90 के बाद से जब वो हुआ है, और उसके बाद आई थिंक 2000 के आसपास कॉर्पोरेट स्टार्टेड कमिंग एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक 89-90 91-92 आप लगा लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वहाँ से ये जो है सिस्टम धीरे करके चला गया। सर थोड़ी ना मुझे थोड़ी मूवीज़ की फिर से बात करनी है। जैसे आपने बोला कि मुझे बिग स्क्रीन पे हमेशा से आना ही है, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर, ब्यूटीफुल डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, OTT गुड स्क्रिप्ट, या फिर नॉट सो गुड स्क्रिप्ट और बिग स्क्रीन पे जाएगा वो, तो क्या चूज़ करोगे आप? नहीं, उस तरीके से तो मैं फिर वो ऑब्वियसली जो बेटर वाला रोल है OTT पे वही चूज़ करूँगा ना। व्हाई वुड आई गो एंड डू एनीथिंग। हम लोग के पास भी कितनी ऐसी स्क्रिप्ट्स आती हैं कि वो थिएट्रिकल रिलीज़ है, बट आपको समझ नहीं आता है वो किरदार, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैं क्यों करूँगा। बट सर कई बार आप क्या कोई कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट देख के भी पिक करते हो कि चलो यार मेरा काश मेरे पास भी ऐसे रोल आए जो सिर्फ पेमेंट के लिए आए हैं यार, कि भाई हमारा एक 7 दिन का काम कर दो और पैसे ले लो जितने चाहिए एंड ऑल दैट व्हाटएवर। ऐसा नहीं हुआ आपके ऐसा साथ? नहीं होता है, ऐसे जो है वो काश होता एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुआ है। सर आजकल आपने नोटिस करा है कई लोग, जैसे हम सोशल मीडिया रेलेवेंस की बात कर रहे थे, कई लोग उस बेसिस पे भी
कैरेक्टर मतलब रोल असाइन कर रहे हैं कि इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी है, इनको मूवी में ले आओ। कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है कि ऑडियंस के लिए। तो आपने कभी ऐसा फील करा है कि कभी कोई रोल देखते हुए या मूवी देखते हुए कि यार ये तो जच ही नहीं रहा, इसको इस रोल में लिया क्यों है? कास्टिंग को लेके आपको लगा हो, पर्सनल ओपिनियन, मतलब नाम नहीं लेना किसी का, लेकिन आपको कभी फीलिंग आई हो कि की यार अपनी फीलिंग होती है यार। आई थिंक जो प्रोड्यूसर होता होगा वो भी सोचता होगा यार मेरी प्रमोशन के पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, इसकी फॉलोइंग ऑलरेडी इतने मिलियंस में है, तो एक पोस्टर डालेगा तो सबको पता लग जाएगा किस दिन पिक्चर आ रही है। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी, तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आई थिंक समझदारी की बात है वो। बट सर काम को कॉम्प्रोमाइज़ करना फिर समझदारी। अब वो उसका नसीब है यार, वो कितना कर लेगा वो काम से कॉम्प्रोमाइज़। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। कभी तो घड़ी के कांटे होते हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे भी आते हैं। वैसे ऐसा हुआ भी है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लिया गया वेब सीरीज़ में और वो हो गए ठप, वो उतर गया पूरा। हाँ मतलब काम अच्छा नहीं है बट नंबर्स थे उसके पास, लिया उसको और फिर शो फ्लॉप हुआ है। हाँ, बट लोग सर कंटेंट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं अब, कि कंटेंट अच्छा है तो उन्हें फ़र्क नहीं आप पड़ता। दूसरे तरीके से भी आप देखिए ना कि बिकॉज इतना एक्सपोजर लोगों को ड्यूरिंग कोविड और इन सब चीज़ों में वर्ल्ड वाइड फिल्मों को लेके, सिनेमा को लेके, सीरीज़ को लेके इतना एक्सपोजर मिल गया है कि अब उनको सबस्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और सबस्टैंडर्ड चीज़ें नहीं वो देखना चाहते। अब वो समझ गए हैं कि बॉस इस लेवल का तो होना ही चाहिए। तो हल्का सा उनको ऐसा लगा कि ये तो कर ही नहीं पा रहा है, वो सब करके फ्लिप कर देते हैं और दूसरी किसी फिल्म को देखने लग जाते हैं। आप समझ, वो भी एक चीज़ है। सर आपके थोड़े रोल्स की बात करते हैं आजकल। जैसे आप रोल ज़्यादातर आप इसी में देखते हो कि बड़े भाई बन गए या फिर आप इंस्पेक्टर वाले रोल में आ गए, लेकिन थोड़ी वो आपको ही लगता है स्टीरियोटाइपिंग सी हो चुकी है अभी? हो जाती है यार कई बार। ये तो उसूल रहा है हमारी इंडस्ट्री का कि एक बार कोई पुलिस वाले रोल में थोड़ा सा चल गया तो फिर उसको सारे पुलिस वाले रोल के, एक थोड़ा दबंगी टाइप रोल में वो हो गया तो उसको अब तो नया शुरू हो गया है कि अब एड्स में भी ये जो है। तो मैं बोलता हूँ यार, आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आपको मेरे दबंगीपन से क्या लेना देना है? हाँ। आप मुझे लो, कोई एक किरदार बनाओ उसका, मैं उसमें करूँगा, भले वो 30 सेकंड का है लेकिन उसमें हम करेंगे। नहीं वही, अब क्या बोलोगे आप? सर लेकिन स्टार्टिंग में आपकी इमेज वो वाली थी, थोड़ी चॉकलेटी बॉय और थोड़ा सा वैसे आप रोल्स करते थे। हम तो पूरी ज़िंदगी बस इमेज ही तोड़ते आए हैं और कुछ नहीं किया है। कभी वो बना तो फिर उसके बाद ये किया, फिर वो हुआ, फिर मैच्योर रोल आने लगे। बट वन शुड नॉट कंप्लेन बिकॉज जो है वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए, बिल्कुल काम करते रहना चाहिए। आई थिंक दैट अभी कुछ ऐसा माइंड में है कि यार ये कैरेक्टर मैंने अभी तक इतने लंबे करियर में नहीं करा, कुछ ऐसा करने का मन है जो आप अपने लिए सोचते हो कि कभी मैं ही बना दूंगा वो, अभी अगर मुझे। मैं हमेशा इतने सालों से बोलता रहता था कि कहीं कोई राइटर ये सोच के एक कहानी लिख रहा है कि विजय इरगिल ने ये नहीं किया है और मुझे उससे ये करवाना है, और 10-15 दिन पहले वो राइटर मेरे पास आ गया। अरे वाह। तो अब मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है, मुझे एक दिशा मिल गई है। अब वो चाहे 1 साल के बाद हम करें, 1.5 साल के बाद करेंगे तो ज़रूर। तो एक मज़ा आ गया है। मतलब अभी तक का जो मज़ा था वो कैरेक्टर्स को लेके एक एक्साइटमेंट होती थी, फिर जब वो ख़त्म हो जाता था उसके बाद ये होता था कि चलो अभी अब क्या। मगर वो जो एक ड्रीम रोल टाइप का था ना मामला, उसकी इंतज़ार तो अभी मैं 53-54 का हो गया हूँ, आज तक कर रहा था। 10 दिन पहले मेरे पास वो आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो वही था जिसकी मैं वेट कर रहा था। वाह सर, आपने ये बोल के हमारी भी एक्साइटमेंट बढ़ा दी कि ऐसा क्या आने वाला है। बस जब आएगा तो दिखाएंगे आप। अब उसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगी, अपना बेस्ट दोगे? नहीं, परफॉर्मेंस निकले क्या निकले नहीं पता है, बट एक चीज़ निकलेगी जो मुझे खुद को बहुत एक्साइटमेंट है उस चीज़ को लेके। तो हमें नए जिमी शेरगिल एक नए रूप नया ही दिखाऊंगा सर आपको मैं, पुराने के आस पास नहीं होऊंगा मैं। अच्छा।
सर जैसे अभी आप ड्रीम रोल की बात कर रहे हो और वो एक्साइटमेंट दिख रही है कि आप कितनी, अभी से ही हम फील कर पा रहे हैं आप कितनी प्रेपरेशन करोगे या जो भी तैयारी रहेगी कि मुझे बस फोड़ना है, बट अब जो कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो क्या उतनी प्रेपरेशन होती है हर बार, या अब आपके लिए पीस ऑफ केक हो गया यार, वही समझेंगे क्या डिमांड है, अच्छा ऐसा करना है ठीक है कर देंगे? इसकी भी अगर आप बात कीजिए, हम अभी रणनीति जो हमारा शो आ रहा है इसमें एटलीस्ट 1.5-2 महीने सिर्फ लुक को लेके फंसे हुए थे हम लोग। दाढ़ी में भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, सब करते कराते हर हफ्ते 10 दिन में एक लुक टेस्ट, हर हफ्ते 10 दिन में एक लुक टेस्ट। मूछें भी लगा ली, ये भी कर लिया, कुछ भी करके देख लिया, नहीं 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 नहीं। एंड में जाके जब ये वाली लुक आई तब अचानक से सब लोगों का ये था कि बस ये जब सर लुक फाइनल हो जाती है, जैसे आपकी इस कैरेक्टर की लुक फाइनल होगी, तो उसमें भी आपको लगता है कि अब मुझे इस लुक पे इस टाइप की एक्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर हाउ डू यू सी जैसे ही लुक फाइनल होती है, मैंने तो अपने साथ ये देखा है कि जैसे ही वो लुक फाइनल होती है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक शो किया था योर ऑनर। अब योर ऑनर में हमारी लुक डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार इस आदमी की वॉक अलग अलग जगहों पे कैसी होगी, क्या होगा, और इतने में हम शूटिंग के लिए पहुंचते हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं दिमाग के अंदर आपके चल रहे होते हैं जस्ट बिफोर शूट, तो और वो बढ़ते जाते हैं सवाल शूटिंग से। जैसे अभी 2 दिन के बाद अगर शूट है तो वो क्वेश्चंस आपके खुद के दिमाग के अंदर बढ़ते हैं, ये कैसे, अच्छा वो वाला कैसे, ये कैसे, सब चल रहा होता है। और हम पहले दिन सेट पे पहुंचते हैं और कॉस्ट्यूम आता है, कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अचानक से पैंट की लेंथ जो है वो आधा या 1 इंच कम हो जाती है। तो मैंने पूछा, दादा ये क्या हुआ? अभी तो सब कुछ ठीक था। तो उसने बोला, सर आई थिंक प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं कपड़े, उसमें हो गई वो श्रिंक। तो मैं इसको खोल के लाता हूँ। मैंने कहा अब तो इसको मत खोलना। अच्छा। मैंने कहा अब इससे वॉक बनेगी। तो वो बैग पकड़ के उसका वो चलने का तरीका उस पैंट ने मुझे दिया। तो ऐसे करके चीज़ें जो हैं वो हो जाती है। अनुराग के साथ मैं जब ये मुक्काबाज कर रहा था तो अनुराग क्लियर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, थोड़ा ये वो सारा कुछ। उसने बोला हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएंगे। फिर कुछ सोचा, सब कुछ हुआ। फिर शूटिंग से 1 दिन पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि अनुराग व्हाट इफ ये भी बंदा बॉक्सर था पहले और इसका करियर ख़त्म हुआ क्योंकि एक किसी मैच में इसकी आंख फूट गई, तो हम कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं लेकिन एक ही आंख में लगाएंगे, दूसरी में नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो वो आंख उसकी फूटी हुई है। बट ठीक है, हम लोग करके देखते हैं। तो जब हम सेट पे गए तो ऑब्वियसली 2 कॉन्टैक्ट्स का तो सेट आया था। तो उसने बोला कि हम दोनों लगाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे, फिर ये करेंगे। मैंने एक ही लगाया था और उसने वो लुक देखी और उसने कहा कि बस दूसरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो कैरेक्टर बन गया। सर जैसे सजेशंस की बात हो रही है, ये तो होता ही होगा ऑन सेट भी और शूटिंग से पहले, बट हम आजकल काफ़ी बातें सुनते हैं यंग एक्टर्स की या फिर जो फेमस हैं कि एक्टर्स काफ़ी रोल में आने के लिए ये चीज़ें करते हैं कि एक्टिंग के लिए कमरे में बंद हो जाना और उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आपके साथ हुआ है या होता है, या ऐसी बोलने के लिए बोल देते हैं, क्या सीन है? नहीं, मैं तो बंद कमरों से डर लगता है मुझे। कह रहे हैं बंद होटल में मेरे शावर ऑन हो गया था तो मैं तब से अकेला नहीं रहता एक कमरे में, ऐसा? नहीं, मैं बंद कमरों में नहीं रह सकता हूँ। आई थिंक सबका अपना अपना एक अपनी अपनी अप्रोच होती है सबकी, और सब उस हिसाब से काम करते हैं। हमारा दिमाग अलग तरीके से चलता होगा, बहुत सारे अलग लोगों का एक
पैटर्न होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ किसी और के लिए वर्क करी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करे, आपको अपने आप को डिस्कवर करना पड़ता है। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई सो एंड सो अपने आप को कमरे में लॉक करके करता था तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता था, तो आप भी अपने आप को लॉक करने लग जाते हो। अब उससे अगर एक्टिंग आपकी अच्छी हो रही है दैट मीन्स इट्स वर्किंग फॉर यू, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आपको कोई और कमरा ढूंढना पड़ेगा। सर आपके क्या मेथड्स रहते हैं, मतलब आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कुछ है? आई थिंक इट्स व्हाट टू डू विद, मतलब सब डायरेक्टर के साथ बैठ के उनको सबसे पहले तो समझना कि उनके दिमाग में क्या है कैरेक्टर को लेके, और जब उनकी सारी चीज़ें जब आपको आ जाती हैं वहाँ से आपकी थिंकिंग शुरू होती है। अब अचानक से आपके दिमाग में कोई, अब जैसे अनुराग ने अगर नहीं मुझे बोला होता कि मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज आप यूज़ करो, वो थोड़े से ग्रे वाले, जैसी बिल्ली आँखें होती हैं कई लोगों की, वैसे वाले कॉन्टैक्ट्स हम यूज़ करेंगे, उसने मेरे थॉट प्रोसेस को आगे किया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये बंदा बॉक्सिंग कोच है या कुछ है तो शायद ये किसी पॉइंट पे बॉक्सिंग करता होगा, किसी एक मैच में इसकी आँख फूट गई होगी, तो हम वो कॉन्टैक्ट लगाएं, लेकिन एक ही आँख में लगाएं, उसका फिर वो बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है कि वो आँख वो पत्थर की आँख लगती है। राइट। तो उस एक चीज़ से 50 और चीज़ें बन गई अपने आप, ऐसे करके एक्सबॉक्सर फ़ोन को देखना, वो मैसेज ऐसे करके पढ़ना, वो सारा कुछ अपने आप बनता। सर लेंस से आपने खेल लिया, श्रिंक पैंट आपने पहन के एक्टिंग कर लिया, अच्छे एक्टर तो आप हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं आप देखा जाए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप कभी सेट पे ऑफ कैमरा डायरेक्टर के साथ बैठे हो या कभी शाम को पार्टी वार्टी में बैठे हो और कोई डायरेक्टर या राइटर फ्रेंड आपका कोई बता रहा है नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि वो कोई सीन बता रहा है, मूवी बता रहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है और आपको सुन के मन कर रहा है यार इसमें मेरे को कुछ ऑफर कर सकते हो या मैं कुछ इनपुट दे दूं या मैं इसका पार्ट बन जाऊं, और आपने आगे से कहा हो कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, या आप विश कर रहे हो कि यार इसका मैं पार्ट बताया मुझे बहुत बार लोगों ने है, मैंने कभी बोला नहीं। आपको सुन के कभी ऐसा नहीं लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बन रही है, मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, ऐसा आगे से? नहीं, शायद लगा भी होगा, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि यार उसकी जगह मुझे ले ले या ऐसा कर ले। सर इनिशियल डेज में कभी आपको लगा हो स्टार्टिंग में काम के जब लिए आपको हो कि यार और काम स्टार्टिंग करना है? में काम ही इतना था कि मतलब हम ना बोला करते थे काम को। अच्छा। मैं जब मोहब्बतें की रिलीज़ के बाद मैंने कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल तो डे नाइट काम किया। मैं मुन्ना भाई और अग्निपंख सेम टाइम पे शूट कर रहा था। मैं पुणे के एयर बेस पे दिन के टाइम में शूट करता था और उसी टाइम पे वो एक्सप्रेसवे बना था, शायद मेरे लिए ही बना था वो, आप समझ रहे हो। तो वो एयर बेस पे अर्ली मॉर्निंग से लेके सनसेट तक शूटिंग हम करा करते थे अग्निपंख की, और वहाँ से ड्राइव करके मैं पहुँचता था फिल्म सिटी इनके सेट पे, मुन्ना भाई MBBS के, और पूरी रात वहाँ पे सीख ले, ये कर ले, वो सारे गाने, वो सारे कह रहे सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, आंखों में आंखें डाल रात में। सर अच्छा मुन्ना भाई का भी आपको सीख ले ही याद आया अभी अगर क्योंकि आप लोग को वही याद और कोई सीन तो याद नहीं होगा। सर अच्छा माइंड रीडिंग भी अच्छी करते हैं आप। माइंड रीडिंग भी अच्छी है सर आपकी। तो उसके बाद वापस पुणे, दिन में वहाँ शूट, वापस रात को यहाँ शूट, इनकी नाइट शूट, उनका डे, ऐसा उस टाइम पे करना पड़ता था। तो सर कभी ना बोल के रिग्रेट भी करा है किसी प्रोजेक्ट को कि यार ये वाला कर ही लेना चाहिए था? नहीं, मैं अच्छे प्रोजेक्ट छोड़ता ही नहीं हूँ। अच्छा। कभी नहीं छोड़ता हूँ। उसमें अगर 4 सीन भी आ गए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी जो आदमी सुनाना चाहते हैं, कहानी बहुत खूबसूरत है और इसमें अपने भले 4 सीन हैं, मगर करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, इसको देखी जाएगी, इसको भी कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं या कुछ, तो वो भी छोड़ता नहीं हूँ मैं कभी। ये लगता है सर, क्योंकि आपने ना, हम देख रहे थे कि आपने काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं अपने करियर में, कि काफ़ी सारे जो आपके टाइम के एक्टर्स थे, जो मोहब्बतें में ले लो, उन्होंने
इतना नहीं करा जितना आपने कर लिया, तो रेलेवेंसी आपने बहुत बढ़िया नहीं, मेंटेन करी है। मैंने फिल्में तो बहुत की कि हमें तो काम करना था यार। मैं तो जब माचिस की थी तो गुलजार साहब ने बोला था कि एक्टर के लिए इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि वो घर पे बैठा हुआ है, काम करते रहो और कभी किसी हिट को अपने दिमाग में मत जाने दो और कभी किसी फ्लॉप को अपने दिमाग में मत जाने दो। सर वैसे अक्सर फ्लॉप ज़्यादा दिमाग में चली जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, कई लोग जो है कई बार आप डिप्रेशन में जा सकते हो क्योंकि आप बहुत उम्मीद कर रहे थे किसी फिल्म से और उस फिल्म का अगर कुछ नहीं होता है, इट कैन रियली हिट यू हार्ड यार। आपके साथ हुआ है सर वैसे कभी पर्सनली कभी हुआ है कि नहीं, मुझे गुलजार साहब पहली फिल्म में ही मिल गए थे ना, उन्होंने मुझे बता दिया था। तो उन्होंने कहा था कि सक्सेस को कभी अपने दिमाग में मत जाने दो कि मेरी हिट हो गई है तो बस अब ये नहीं है, क्योंकि वो कोई किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। द सेम गोज़ फॉर फ्लॉप्स ऑल्सो। फ्लॉप को भी कभी दिल पे मत लो, काम करते रहो। काम ही आपको दूसरी चीज़ों से, जितने भी आपके गम हैं या जो कुछ भी आपके दिमाग में है और कुछ भी हो रहा है, अगर आप काम करते रहोगे, खाली नहीं बैठोगे, तो आप कितनी भी बड़ी मुसीबत से निकल जाओगे, बिकॉज आप बिज़ी हो। जैसे आप कह रहे हो कि मैं काम को ना करता गया, मेरे पास मैं तो बहुत बिजी था, ये ना करना भी अपने आप में एक कला है। नहीं, ना आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कैसे किसी को कमिट कर दोगे जब आप अगले 8 महीनों के लिए बुक हो, आपके पास एक भी डेट नहीं है किसी को देने की, तो आप कैसे कर लोगे? सही बात है। फिर एक टाइम आया 2-2.5 साल काम करने का, फिर ऐसा लगा कि यार ये तो सब जगह पे चॉकलेट बॉल ही बोलते रहते हैं ये लोग, ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फिर इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने ये मुन्ना भाई, MBBS, हासिल, ये सब इस टाइप के रोल उठाने शुरू किए जिसमें कि थोड़ा सा एक कहीं पे कुछ परफॉर्मेंस को लेके कुछ आए, जहाँ पे कुछ एक इंटेंसिटी आए यहाँ, और ये सारी फिल्में कि उसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि एक इंसान के अंदर इंटेंसिटी भी है। फिर धीरे धीरे वेडनेसडे आई, फिर तन्नू वेड्स मन्नू, फिर साहिब बीवी गैंगस्टर, तो वो धीरे धीरे करके। वेडनेसडे में सर असली भागदौड़ आप ही ने करी है, क्योंकि उनका तो सीधा फोन टेलीफोनिक चला है सारा, तो फोन पे थे। सारी भागदौड़ आपने करी है। ये उसका भी एक बड़ा कमाल का किस्सा है। ये जब नीरज ने स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले तो मेरे दिमाग में ऐसा भी था कि यार ये एक डायरेक्टर अलग तरीके से सोच रहा होता ना कि एक बुजुर्ग आदमी वैसा कैरेक्टर होगा। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं यार, वो हम लोग थोड़ा सा सीनियर किसी से, चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर एंड में बात आई कि ओके फाइन, नसीर सर वो कर रहे हैं और खेर साहब वो कर रहे हैं, सीनियर पीपल, करेक्ट, सुपर। फिर ये आया कि अब तुम कौन सा वाला करोगे? तो मैंने कहा यार इस कैरेक्टर के डायलॉग बहुत कम है, ये कर लेता हूँ। ऐसा क्यों सर? डायलॉग कम है? डायलॉग कम है तो आपने वो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया। बट कम बोलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे। आंखों से ही मुझे acting ऐसा हो लगा जाए। कि यार जब चॉइस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए ना, कि इसको चूज़ करूं या इसको करूं, तो कोई एक लॉजिक होना चाहिए। तो मेरा उस टाइम पे लॉजिक ये था कि इसके कम डायलॉग्स हैं, ये कर लेता हूं। तो मैंने कहा यार ये करते हैं। उसके बाद अचानक से फिर डेटें आती हैं। अब मेरा काम निकला था कुछ 18, 19 या 20, 21 दिनों का, और बाकी सबका काम किसी का 4 दिन में ख़त्म, किसी का 5 दिन में ख़त्म। तो वो सिर्फ टेरेस पे थे, वो सिर्फ हेडक्वार्टर्स में थे, वॉर रूम में थे, वो एक जगह पे हुआ। मैं भाग रहा हूँ, पूरे बॉम्बे में भाग रहा हूँ, साउथ बॉम्बे में भाग रहा हूँ, नॉर्थ बॉम्बे में भाग रहा हूँ, इस बिल्डिंग पे चढ़ रहा हूँ, उधर हो रहा हूँ, वो सब अलग अलग जगह पे। तो हर चीज़ की लोकेशन अलग, तो हर चीज़ का वो अलग। तो आज भी जो है मैं और नीरज कई बार, अभी हम लोग शूटिंग कर रहे थे साथ में, हम लोग कई बार उस बात को के बारे में सोच के हंसते हैं कि यार इसकी तो कुछ लाइनें हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाए कर लेता। 18, उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने उस टाइम पे बस एक स्माइल दी थी ऐसे करके, डन।
बट आई एम सो ग्लैड आई डिड दैट कैरेक्टर बिकॉज मुझे नहीं सर, वो मूवी भी सुपर हिट हुई थी। या और उसने एक अलग वो भी अचानक से लोगों को ऐसा लगा था कि अरे ये तो एंग्री यंग मैन भी कर सकता है। सर आप हमेशा हम बात कर रहे हैं बड़े स्क्रीन की और बॉलीवुड की, आपने पंजाबी मूवीज़ भी बहुत करी हैं, तो फिर उस तरफ जाने का क्यों सोचा? आप वेल एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड में हो और यहाँ भी काम की कमी नहीं है, फिर वहाँ जाके काम करना, तो वो क्यों और कैसे? वो मनमोहन सिंह जी की वजह से हो गया था। मन जी जो हैं वो माचिस में मोहब्बतें में सिनेमाटोग्राफर थे और उस टाइम पे वो मतलब इतने बड़े कैमरामैन थे इंडस्ट्री के। बाद में उन्होंने खुद फिल्में लिखना और डायरेक्ट करना शुरू कर दिया पंजाबी में। अच्छा। उन्होंने 1-2 फिल्में की थी और एक बार वो बॉम्बे में मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कहानी है अगर, बट देयर इज़ नो प्रेशर, अगर आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर डूइंग हिंदी मूवीज़, व्हाई वुड यू दिस थिंग। कहा मंजी आप बोलो, मेरे को कहानी भी नहीं सुननी है, मैं करूँगा। तो मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ चीज़ों रिलेशंस के लिए कभी भी खड़े हैं। तो उन्होंने कहानी सुनाई और मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे कि मैं अभी भी चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में या पटियाला यूनिवर्सिटी में एकदम वैसा। मैंने कहा ये करते हैं, और मैंने वो फिल्म उनके साथ की और मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो उस फिल्म में था। उसके बाद मैं होप ही करता रह गया हर पंजाबी फिल्म में कि ऐसा एक्सपीरियंस वापस से आएगा, नहीं हुआ। मंजी हमारा शॉट जो है सुबह में 8 बजे हो जाता था, 4-5 बजे मंजी पैकअप कर देते थे। आपके पास टाइम होता था, आप अपने जिम जाओ, रनिंग के लिए जाओ, जो भी करना है करो, और नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन 8 बजे पहला शॉट, फ्रेश एकदम बढ़िया। वो एक्सपीरियंस वापस से नहीं हुआ। फिर हमने वो फिल्म कर दी, वापस आ गए और बहुत अटैचमेंट हो गया था उस फिल्म के साथ। उसके गाने इतने अच्छे थे, सब कुछ था, और बहुत सारी यादें जो हैं उसके साथ जुड़ गई थी, क्योंकि हम पंजाब से थे और पंजाब में उन्हीं चीज़ों को रीलिव करने का मौका मिल रहा था। जैसे हम अब बहुत सारे उसमें डायलॉग्स और बहुत सारी ऐसी नुआंसेस हैं जो मैंने खुद की ज़िंदगी से उठा के वहाँ ठोके हैं। अच्छा। तो और बेचारे मंजी भी फिर वो देखते थे कि अब ये बोल दिया है इसने, तो भी मैं क्या वो चलो ठीक है, वो क्योंकि लाइन तो सीन तो कुछ और होता था, बट उसमें अपना आपको एक full छोटा freedom सा थी। एक छोटा सा नुआंस डाल के आप एक वो उसको जोड़ देते हो कहीं पे। तो वो फिल्म फिर रिलीज़ हुई, मुझे आज तक याद है कुछ 19 या 20 प्रिंट उसके लगे थे पूरे ईस्ट पंजाब में एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो हुआ, मेरे फादर को 3-4-5 दिन तक वो थिएटर के मैनेजर ने आने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला था अंकल आप मत आओ, यहाँ पे 1500 की कैपेसिटी में 4000 लोग घुसे हुए हैं और वो सिर्फ नाच रहे हैं। ओह। वो सिर्फ नाच रहे हैं फिल्म के अंदर, तो आप मत आओ। हम लोग सब एल्डर्स को यही बोल रहे हैं मत आइए, मुझे धक्कम धक्की में कुछ हो गया। मैंने कहा ये जो है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। तो फिर मैंने हर साल एक फिल्म करना शुरू किया, जिसके लिए सिर्फ मैं शूटिंग नहीं करता था। उस टाइम पे खुद के पैसे लगा के टिकट लेके हर जगह जाके प्रमोट करना पड़ता था, चाहे वो कनाडा हो चाहे कहीं पे हो, और लोगों को जाके बोलना पड़ता था कि भाई हमारी पंजाबी फिल्में इतनी बुरी नहीं है। वो उस टाइम पे पंजाबी सारे जो हैं सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में जाके देखते थे। हमने उनको बताने की कोशिश की कि हमारी पंजाबी फिल्में इतनी बुरी नहीं है, आप जाइए देखिए। और फिर धीरे धीरे विद इन फ्यू इयर्स वो होता चला गया। कुछ और फिल्में आई, तेरा मेरा की रिश्ता, हरभजन जी की भी कुछ फिल्में आई, और फिर थोड़ा सिनेमा जो है वो ऊपर गया टिल मेल करा दे रब्बा के। मेल करा दे रब्बा ने फिर आके थोड़ा सा बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रेड को सबको हिलाया कि अरे बाप रे ये फिगर्स कहाँ से आ गए, ये तो हिंदी फिल्मों के नहीं होते हैं। सर वैसे आपने इतने सालों काम किया इंडस्ट्री में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब इंडस्ट्री में घुसना किसी के लिए, अपकमिंग एक्टर के लिए कितना डिफ़िकल्ट या आसान है पहले के कंपैरिजन में? पहले क्या हुआ करता था और अब क्या चल रहा है?
ये पहले तो गिने चुने कुछ प्रोड्यूसर्स होते थे, उनकी भी एक डिवीज़न हुई थी कि ए ग्रेड, उसमें 2-3 ही आते थे, फिर बी थे जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा हों तो 7-8 आ जाते थे, फिर सी थे, बाकी के सब सी में हुआ करते थे। और ए वाले और बी वाले बस एक एक्स अमाउंट ऑफ पिक्चरें बनाते थे। ऐसा तो था नहीं कि साल में 5-5 पिक्चरें बना रहे हैं, 3 साल में एक पिक्चर, ऐसा कुछ होता था। चैनल आप लगा लो 2-3 थे, एक वो जी, सोनी, और एक वो होम टीवी, और एक दूरदर्शन, इस टाइप के 3-4 चैनल हुआ करते थे। उसमें भी गिने चुने शोज़ होते थे, सारा कुछ होता था। अब जो है, आप एक चैनल के ऊपर आप देख लो कितने शोज़ हैं, क्या है, और कितने ही चैनल हैं। सुबह आप उसको सर्व करना शुरू करो, शाम तक ख़त्म नहीं होंगे वो। इतने चैनल जो हैं वो आ गए हैं आज, इतने रियलिटी शोज़ हैं, इतना सब कुछ है। बट एक और चक्कर है कि शायद आज और ज़्यादा लोग जो हैं वो, मतलब हर बंदा ही मतलब फ़िल्मों में आना चाहता है। ये भी हो गया है। हम जब स्कूल में थे तो 99% लोग फ़ौज में जाना चाहते थे। हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हमने कोशिश की थी, हमारी भी ड्रीम थी। अब सब फिल्मों में आना चाहते हैं। मैं यही कहता हूँ कि भाई एजुकेशन लेके आओ, आपका खुद का काम आसान हो जाएगा। पढ़ लिख के आप सीख के, सिनेमा को सीख के आओ तो आपका खुद का काम जो है वो आसान हो जाएगा। जब आप फ़ौज में जाना चाहते थे तो आप CDS के थ्रू आपने ट्राई किया था, फिर आपने NDA दिया था? नहीं, हम लोगों ने NDA के थ्रू, हमारे को वो जो 10th 11th स्टैंडर्ड के बाद जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, बट वो उस टाइम पे, उस ज़माने में आप लगा लो कि 98% ऑफ द पीपल फ्रॉम पब्लिक स्कूल वो फ़ौज में जाना चाहते थे। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी उस टाइम पे। तो 70-80% ला के भी हमारा कट ऑफ कुछ नहीं था, आप ये सोच लो। सर, जब अभी हम बात कर रहे थे, जब आपकी पंजाबी मूवी रिलीज़ हुई और जो रिस्पॉन्स था, तो आपके फादर को भी सजेस्ट कर रहे थे कि मत आओ, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि स्टार्टिंग से फैमिली का रिस्पॉन्स एक्टिंग के टूवर्ड्स सपोर्टिव था, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स भी जब हम छोटे थे तो कहते थे ये एक्टर एक्टिंग तो बेकार अभी आप इंडस्ट्री लोग है। क्या बोलते होगे उनको, अपने पेरेंट्स को आज? क्या? क्या करते हो आप, कैसे समझाते होगे उनको? सर, अब तो वो फिर भी समझते हैं, अब तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं, यूट्यूब का ट्रेंड है। अब तो पहले समझाना बहुत मुश्किल बोलना ही नहीं होता था। पड़ता अब कुछ। और अब पैसे भी आ रहे हैं ना घर पे, तो फिर वो थोड़े शांत है। बट आपने कैसे बाकी सब उन्हें- कुशल मंगल। आपने कैसे उन्हें कन्विंस करा कि भाई मैं एक्टिंग इंडस्ट्री को तब तो इतना अच्छा भी नहीं मानते थे, मतलब हम अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं कि ये तो लुच्चों की इंडस्ट्री है, यहाँ गंदे काम होते हैं। सर कह रहे हैं तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं आते थे उस टाइम? नहीं, पर जाना मतलब कन्विंस करना, क्योंकि एक तरफ तो आप फौज, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, और फिर इस तरफ उसमें भी सपोर्ट लाना, फिर कैसा था वो फैमिली सपोर्ट? अगर फैमिली नहीं, आई थिंक मैं लकी था, मेरे को फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि शुरू से कभी ऐसा नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा या कुछ। मैंने करने कुछ और जाना था, बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना था, वो करना था। बस को अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हमारे एक भाई साहब हैं, मेरे बुआ जी के बेटे हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा यार तू एक बार चक्कर लगा के आ। पता नहीं मेरा दिल क्यों बोल रहा है कि तू लगा के आ एक चक्कर बॉम्बे, और एक एक्टिंग क्लास कुछ करके देख। मुझे पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, मुझे नहीं। मैंने कहा पागल हो क्या, ऐसे था ना। इसे नहीं तुम थोड़ा जाओ, मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज के बाद की। तो मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारा मैं कुछ। होता क्या था कि हम जब ऐसे किसी पार्टी में, गेट टुगेदर में, या अपनी कोई रिश्तेदार की शादी में, शौक़ था थोड़ा सा कुछ गाने गा देना, या कुछ डांस कर देना, या कुछ डायलॉग्स बोल देना, कुछ ऐसा कर देना। तो शायद उससे उनको कहीं ऐसा लगा हो कि यार ये तो उस तरफ जा सकता है, ही इज़ प्रॉब्ली मेड फॉर दैट। तो फिर उनको लगे कुछ 6 महीने कन्विंस करने में कि जाओ जाओ जाओ। फिर मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, बॉम्बे देखा नहीं है, बॉम्बे देख के आते हैं। तो नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। फैमिली ने भी यही बोला कि जाओ, अगर नहीं ठीक लगा वापस आ जाना, तुम्हारे ठीक तो बोल रहे हैं वो।
मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, मैं गया फिर वापस नहीं आया। सजेशन बढ़िया ही दिया सर वैसे उन्होंने। सर अगर आप थोड़ी सी बात मोहब्बतें के सेट की बता सकते हो, इतने सीनियर एक्टर्स थे, अब अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान। मोहब्बतें के सेट पे तो हम लोग एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग को हमारे जैसे सीन थे, वो मिस्टर बच्चन को देख के और खान साहब को देख के बस ऐसे ही हुआ करते थे कि वो क्या बोल रहा है, ऐसे सुन रहे हैं हम लोग। तो हमारे एक्सप्रेशंस देखोगे टॉप के एक्टर्स से भी बेहतर एक्सप्रेशंस थे हमारे, क्योंकि एकदम नेचुरल रिएक्शन थे हमारे। सो बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, आई थिंक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस कि कभी कभी मन करता है कि वापस वहाँ एक बार रिविजिट हो। रिविजिट करें उस टाइम को, उस ज़माने को जब सब कुछ इतना कमाल था। वो मेमोरीज़ कभी, माचिस और मोहब्बतें की मेमोरीज़ तो कभी नहीं लाइफ से। वैसे आपको ये फील हुआ है कि जैसे जो आपके साथ को एक्टर्स थे और उनकी जो गर्लफ्रेंड्स दिखाई गई थी, कोई उनमें से आपकी होती जो थी उसकी जगह, ऐसा फील हुआ था आपको? शूटिंग के दौरान नहीं सर, अगर आप ऑफ कैमरा बताना वो भी बता सकते हैं। सर कह रहे ऑफ कैमरा तो थी। नहीं, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मेरी शादी हो गई, तो ऑफ कैमरा उस टाइम पे तो वो तो नहीं है। बट नहीं, आई थिंक हम लोग के जिस तरीके से उन्होंने पेयरिंग की थी, जिस तरीके से जोड़ियाँ बनाई थी, आई थिंक वो उसी हिसाब से हम लोग का थोड़ा सा इंटेंस, थोड़ा सा वैसा वाला माहौल था जो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आया था। सर बहुत पसंद आया, एक आइकॉनिक मूवी मिल चुकी है इंडस्ट्री को, जो जिसको सब जीना चाहते हैं, वहाँ उस गुरुकुल में सब जाना चाहते हैं, और वो जीना जैसे आप कह रहे हो हम भी सब यही चाहते हैं। हाँ सर सही में। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज की डेट में जो अभी रणनीति के को एक्टर्स हैं आपके, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या आपकी डिसीजन मेकिंग को एक्टर्स पे डिपेंड करती है आज की डेट में कि फलाने एक्टर्स हैं, या जैसे इसकी बात करें लारा दत्ता, आशुतोष राणा सर, आशीष विद्यार्थी सर जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करती है उस चीज़? किसी हद तक करती है। हालांकि सबसे पहली चीज़ स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के बाद डायरेक्टर कौन है वो होता है। वो भले ही नया डायरेक्टर हो, लेकिन उसको मिलने के बाद आपको पता लग जाता है। जैसे संतोष का तो ही हैड डन अपहरण 2, मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने वो देखा उनको मिलने के बाद देखा था, उससे पहले नहीं देखा था मैंने। और उस समय तक मैंने हाँ बोल दी थी इनको, क्योंकि मेरी इनकी पहली जब मीटिंग हुई और जिस तरीके से इन्होंने मुझे किरदार के बारे में बताना शुरू किया, मैं मिडवे कन्विंस था। मैंने कहा कि आई एम डूइंग इट। जो डिटेलिंग में जिस हिसाब से वो नरेट कर रहे थे सारा कुछ था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं यार एक अच्छे सही इंसान के साथ। आपकी जो आशुतोष राणा सर के साथ जुगलबंदी चल रही है, उसमें भी मज़ा आ रहा है कि ये देखने में मज़ा आएगा। हाँ, वो थोड़ी बनाई गई है इन द सेंस दैट कि एक जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हो, तो जब सामने का इंसान भी थोड़ा पावरफुल होता है तो चीज़ थोड़ी और ऊपर जाती है। तो वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। जैसे सर आपने बताया कि आप जो एक्चुअली में इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनसे आप नहीं मिल सकते, वो प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट था। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ वाइल एक्टिंग दिस, तो हाउ डिड यू गेट दैट ज़ील एंथुसियाज्म वाइल एक्टिंग? वो अंदर से कैसे निकला वो? अब यही होता है जब आप फ्रंट लाइन के लोगों की बात करते हैं, किसी सोल्जर की, किसी ऑफिसर की, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है उसने ऐसा किया था, या ऐसा अगर ये आदमी थोड़ा सा ऐसा है तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है। करोड़ों रेफरेंसिंग आपके सामने आ सकती है, इंग्लिश पिक्चरों की, हिंदी पिक्चरों की। बिहाइंड द सीन्स जो लोग हैं जिनके चेहरे किसी ने देखे नहीं हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं, जिनके नाम कभी सामने नहीं आते, उनकी रेफरेंसिंग आप क्या बनाओगे? उसमें गलत भी तो हो सकते हो। सडनली आप उसको ही मैन टाइप बना दोगे और सब कुछ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहानी कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस चीज़ को कि इसको कैसे वो किया जाए। वो चीज़ फिर राइटर ने और डायरेक्टर ने बैठ के किस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, रुमाल में कपूर सूंघना, खिचड़ी खाना, ये वो, उसके चलने का स्टाइल, उसका ये, उसका वो, सारा कुछ, उसकी लुक, हर चीज़ को जो है किस तरीके से डिज़ाइन किया गया।
ऑल राइट सर, मजा आ गया आपके साथ बात करके। हम और बातें करते, मैम पीछे से मैम कुछ ऐसा कह रही है ना कि करें। कुछ जियो का सवाल पूछना है, वो जियो वाला सवाल बता दो, वो पूछ लेते हैं। जियो वाला सवाल हमने स्किप कर दिया, अब मैम आपको फ्री कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो दोस्तों, मजा आया सर से बात करके। और ये पहला पॉडकास्ट था सर जिसमें हम इंट्रो ही लेना भूल गए, बातें ऐसे ही शुरू हो गई। तो वैसे हम ऑफिशियली इंट्रो लेते हैं कि दोस्तों स्वागत है नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जिम्मी सर हैं, बट हम वो इंट्रो ही लेना भूल हाँ, गए। intro बातचीत ऐसी बैठ गई बढ़िया, बिल्कुल आप मतलब वाइब बढ़िया बैठ आपको गई। हम बता ही रहते हैं ऑफ कैमरा कि आप हमारे मेंबर ही रहे हो पार्टियों के। मैं तो बैठ के 2 कॉफी और पी सकता हूँ यहाँ। सही मुझे है तो सर। बहुत मजा आ फिर रहा है। किसी दिन सर आप पंजाबी मूवी जब भी कर रहे हो मैं आता हूँ। तो डेफिनेटली हम आराम से पक्का आता बैठेंगे। उस दिन प्रोडक्शन टीम से कोई नहीं आएगा। नहीं कोई नहीं आएगा। नहीं, अगर आएंगे तो वो बाहर बैठ सकते हैं, फिर ये सब नहीं करेंगे। डन है सर, थैंक यू सो देखो मच। मैम क्या बेइज्जती करा रहे हो आप। तो दोस्तों आप देखना मत भूलिए, रणनीति जियो सिनेमा पे आ चुकी है, प्लीज जाकर देखिए। 100 करोड़ की बजट में बनी हुई वेब सीरीज है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रैंड होने और वाली जब है। इतने शानदार कलाकार इस वेब सीरीज मूवी में है तो भाई जाओ जरूर देखो। एंड दैट इज इट। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जिम्मी सर जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो बहुत मजा आया यार अरे यहाँ। सर। और मैं कोई ज्ञान नहीं बांटना चाहता हूँ, मुझे बहुत मजा आया और मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सर, मिल और रहे हैं। ये जो एक अलग सेशन करेंगे उस डन अलग टाइप का मामला करेंगे। सेशन से पहले एक और सेशन करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं। जल्दी। ओके जी। वेरी सून। थैंक यू गाइस, थैंक यू।